हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सैंपल पेपर, जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, यानी 2024-25 का सैंपल पेपर है, राइट। और देखिए, कभी भी एग्जाम में बैठने से पहले आपको सैंपल पेपर जरूर करके जाना होता है, एटलीस्ट प्रीवियस 5 ईयर्स का, ताकि आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चले। और मोस्टली यही होता है बच्चा की जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है सैंपल पेपर में, बिल्कुल उसी पैटर्न पे आपके बोर्ड के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सैंपल पेपर बिना किए हुए बिल्कुल मत जाइएगा एग्जाम में, राइट। अब आइए देखिए, सैंपल पेपर आपको पूरा एकदम से क्लैरिटी दे देता है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें टोटल 37 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शंस 5 होंगे, ए बी सी डी और ई। और क्वेश्चन जो सेक्शन में बांटे हुए हैं उसमें भी क्या है, क्वेश्चन नंबर्स दिए हुए। जैसे कि सेक्शन ए में टोटल 21 क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 7, सेक्शन सी में 4, सेक्शन डी में 2 और सेक्शन ई में 3 क्वेश्चंस होंगे, राइट। और जो सेक्शन वाइज मार्किंग अगर आप देखिए तो 21 क्वेश्चंस में ईच जो है वो हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, यानी कि टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 21 मार्क्स हो जाएगा ये सेक्शन में। ऐसे ही आपका सेक्शन बी है जिसमें 7 क्वेश्चंस है, 2 नंबर के हैं, यानी 14। कैलकुलेशन इतना तो आप कर ही लेंगे, राइट। तो पार्टिकुलर जो कि अगर ये देखिए, ये है सेक्शन ए बी सी और डी और ई। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, सेक्शन ए, राइट। सिमिलरली आगे चल के हम करेंगे सेक्शन बी, फिर अगली वीडियो में सेक्शन सी। इस तरीके से पार्ट वाइज करेंगे तो वीडियो छोटी भी होगी और आपको ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। तो चलिए, हम जो करने वाले हैं वो है हमारा कौन सा, सेक्शन ए। तो सेक्शन ए में जैसा कि आपको दिख रहा है कि 21 क्वेश्चन है और टोटल 1 मार्क का है, यानी कि आपको ये सेगमेंट होने वाला है टोटल 21 मार्क्स का। तो 70 में 20 मार्क्स बहुत बड़ा, मतलब 21 मार्क्स बहुत बड़ा रेंज होता है। सो इसके लिए आपको प्रिपेयर अच्छे से होके जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की, द फर्स्ट मोस्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ये सेक्शन ए हम कर रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इस जो स्टेटमेंट आपको दिखाया जा रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है। देखिए, शुरू करने से पहले फिर से एक बार मैं बता दूं बच्चा, आपको टाइम मिलता है 3 आवर्स का। और याद रखिए, ये 3 आवर्स जो होता है वो बहुत सफिशियंट होता है इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही सफिशियंट होता है। इसका मतलब आपको कोई हड़बड़ी नहीं है, अकाउंटेंसी के एग्जाम के जैसे बहुत कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। मतलब आपको लिखना नहीं है, ऐसा नहीं कि लिखते लिखते हाथ दर्द कर जाए, कुछ नहीं। आपको बस इतना जानिए, अगर आप जानते हैं, आपको सब कुछ पता है, तो 1.5 घंटा आपके लिए बहुत है। सो एक चीज आप हमेशा एग्जाम में याद रखिए कि आपको जो है वो हड़बड़ाना नहीं है। एक क्वेश्चन जब आप करके आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मेक श्योर होना है कि जो आप करके आगे बढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है उसको मत कीजिए, बात के लिए छोड़ दीजिए। यकीन मानिए सफिशिएंट टाइम होता है, अगर आप चाहें 1.5 घंटे में भी पेपर कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, पहला क्या कहता है कि स्लाइसिंग कैन बी यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ स्पेसिफिक पोर्शन फ्रॉम अ पांडा सीरीज। यानी स्लाइसिंग जो है इसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को निकाल सकते हैं किसी पांडा सीरीज से। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। अब ट्रू क्यों है, क्योंकि स्लाइसिंग का मतलब ही होता है क्या, किसी बड़े से एंटिटी में से कोई छोटा सा एंटिटी निकालना। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि केक जो आप काटते हैं अपने बर्थडेज में, उसमें से क्या करते हैं, एक एक स्लाइस देते हैं ना, 1 स्लाइस ऑफ केक, या एक पूरा केक ही उठा किसी को देते हैं, नहीं, आपके फ्रेंड्स आते हैं, उसमें से केक की स्लाइसिंग होती है। तो बड़े से केक में से एक छोटा सा टुकड़ा क्या करना, एक्सट्रैक्ट करना, क्या कहलाता है, स्लाइसिंग कहलाता है। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सो द आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि द पर्पस ऑफ वेयर क्लॉज इन एसक्यूएल स्टेटमेंट इज टू। यानी कि वेयर जो है वो एसक्यूएल स्टेटमेंट में क्या रोल प्ले करता है, तो क्रिएट करता है, बिल्कुल नहीं करता है। क्योंकि क्रिएट करने के लिए कौन सा टेबल होता है हमारा, क्रिएट टेबल। देखिए, हमारे ना इस पूरे वीडियो सीरीज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर बता के आगे बढ़े, नहीं, हम ऑप्शंस को भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि हाँ क्या क्या चीजें, किन किन चीजों के लिए जरूरत है। मतलब जैसे क्रिएट टेबल, तो क्रिएट टेबल करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्रिएट टेबल कमांड होता है। फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक कंडीशन, यस, इसके लिए वेयर होता है। देखिए, डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या होता है, सेलेक्ट क्लॉज होता है, सेलेक्ट कमांड होता है। और सेलेक्ट कमांड में क्या होता है, सेलेक्ट कमांड आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करके देता है, लेकिन अगर आपको कंडीशन इंप्लीमेंट करना है तो उसमें क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे, ठीक है। स्पेसिफाई द कॉलम्स टू बी डिस्प्लेड, नहीं भैया, कॉलम्स तो हम चाहेंगे तो सेलेक्ट, यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 देते चले जाएंगे, वो होता है सेलेक्ट। शॉर्ट नहीं, शॉर्ट करने के लिए क्या होता है बताइए। देखिए, वीडियो पॉज करके बताइए कि शॉर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं। तो आप शॉर्ट करने के लिए जो क्लॉज यूज करते हैं वो होता है क्या, ऑर्डर बाय क्लॉज। ऑर्डर बाय क्लॉज असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है ना। और ऑर्डर बाय डीईएससी, ऑर्डर बाय डीईएससी ये क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसी से मिलता जुलता कोई एग्जाम में आ जाए,
राइट। सो सेकंड का जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, बी, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, स्पेसिफिक कंडीशन को इंप्लीमेंट करने का काम करता है, वेयर। नाउ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नेटवर्किंग डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग डेटा पैकेट्स बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन एड्रेस। यानी राउटिंग का मतलब क्या होता है, मुझे यहां ए से लेके बी तक जाना है, मान लीजिए मेरे डेटा पैकेट को ये है सोर्स, यानी कि जहां से हमारा डेटा भेजना शुरू हुआ है, और ये है हमारा डेस्टिनेशन, यानी जहां तक हमारे डेटा को जाना है। तो ये बोल रहा है कि भैया कौन है रिस्पॉन्सिबल जो हमारे डेटा पैकेट्स को, यानी ये जो डेटा पैकेट्स हैं हमारे छोटे 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 डेटा पैकेट्स होते हैं, है ना, हर एक डेटा पैकेट के पास क्या होता है, तो हर एक डेटा पैकेट के पास डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होता है, ठीक है, कि कहां उसे जाना है। और एक चीज और क्या होती है, एक चीज होती है सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ा मैसेज जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया जाता है और सबको एक सीक्वेंसिंग दे दी जाती है कि ये सीक्वेंस नंबर 1 2 3 4 5 6। क्यों, क्योंकि जब ये छोटा छोटा पैकेट्स यहाँ पहुंचेगा इसको फिर से रीअरेंज करना है ना, तो रीअरेंज करने के लिए इसी सीक्वेंसिंग हम क्या करेंगे, और मतलब सीक्वेंसिंग को फॉलो करेंगे। तो कहता है अब बताइए ये जो यहाँ से डेटा ए से बी तक जाएगा इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मॉडेम। तो पहला चीज देखिए, मॉडेम इसका फुल फॉर्म क्या होता है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, ठीक है, यानी कि अगर आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल और वाइस वर्सा, डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, तो हम किसका यूज करते हैं, मॉडेम का यूज करते हैं। हब क्या करता है, एक कनेक्शन को मल्टीपल कनेक्शन में क्या करता है, चेंज करने का काम करता है। रिपीटर क्या करता है, जब पॉइंट ए से यानी सोर्स से डेस्टिनेशन की दूरी 70 मीटर, कहीं कहीं किसी किसी बुक में 70 मीटर है, किसी किसी बुक में 100 मीटर है, तो जब 70 मीटर यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजे गए डेटा या इंफॉर्मेशन या जो कम्युनिकेशन है उसकी दूरी 70 मीटर से ज्यादा होती है तो सिग्नल्स वीक होने लगते हैं। सिग्नल को रीस्ट्रेंथन करने के लिए दोबारा री लगा दीजिए, दोबारा से उसको फिर से पावरफुल करने के लिए, जैसे आप ग्लूकोन डी पीते हैं ना, ठीक है, जब आपको जरूरत होती है तो आप उस समय रीस्ट्रेंथनिंग करते हैं खुद की, तो यहां पे भी वही है कि रीस्ट्रेंथनिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, रिपीटर का। तो देखिए तीनों का तो जवाब आपको पता है, और इसमें कौन सा नहीं इंप्लीमेंट हुआ, तो यही इंप्लीमेंट नहीं हो पाया ना, चौथा। तो ऑब्वियसली हमको ये तीनों पता था तो ये चौथा नहीं पता था, अगर फिर भी हमको पता है कि राउटर नहीं होगा, दैट मींस राउटर इज द करेक्ट आंसर, कि हमारे डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए हम राउटर को यूज करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड यूज्ड टू डिलीट अ टेबल। रिलेशन का मतलब क्या होता है, देखो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक पार्ट होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल को टेबल नहीं बोल के क्या बोलते हैं, रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम रो को रो नहीं बोल के ट्यूपल बोलते हैं, वैसे ही हम कॉलम को कॉलम नहीं बोल के क्या बोलते हैं, इसको हम फील्ड बोलते हैं, या इसको हम क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही हम टोटल नंबर ऑफ रोज को, टोटल नंबर ऑफ रोज को जो हम क्या बोलते हैं, कार्डिनालिटी। देखिए रोज छोटा वर्ड है ना, तो कार्डिनालिटी ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। और वैसे ही टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को जो हम बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, दैट वी टेल एज डिग्री। तो ये सब चीजें जो है ना, देखिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये हर एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर रहे हैं। तो यहाँ अब आते हैं क्वेश्चन पे कि आइडेंटिफाई द एसक्यूएल कमांड, यानी कि उस कमांड एसक्यूएल कमांड को आइडेंटिफाई कीजिए यूज टू डिलीट अ रिलेशन, जो रिलेशन को डिलीट करता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ड्रॉप टेबल कमांड जो होता है, ड्रॉप का मतलब क्या होता है, डिलीट करना। तो ड्रॉप टेबल नहीं, राइट, पूरा मिट जाएगा, हर मतलब टेबल जो है वो अपने डेटा के साथ और अपने स्ट्रक्चर के साथ भी मिट जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है ई वेस्ट, मतलब हम खाते हैं पीते हैं, जैसे कि हम सब्जी काटते हैं, हमारी मम्मी सब्जियां बनाती हैं, तो सब्जियों का वेस्ट होता है ना, ठीक है, जो यूज नहीं होता है उसको हम फेंक देते हैं बाहर, या फिर कूड़े वाला लेके जाता है। उसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास सफाई वाला लेके जाता है, कूड़े वाले तो हम लोग हैं ना, कूड़ा तो हम फैलाते हैं, वो सफाई करते हैं, तो सफाई वाले लेके जाते हैं, है ना। तो वैसे ही जब हम कंप्यूटर्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जब हम क्या करते हैं, यूज करके उसको छोड़ देते हैं, मतलब वो समझिए खराब हो गया, जैसे आपका मोबाइल है, आपने 5 साल यूज किया, 4 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, खराब हो गया, तो आप उसको बेच देते हैं सेकंड हैंड में या फिर फेंक देते हैं, यूजुअली छोटा छोटा मोबाइल है तो क्या ही कोई देगा। तो दैट इज रेफर्स टू व्हाट, ई वेस्ट। तो क्या कहता है, सॉफ्टवेयर नहीं भैया, ई वेस्ट का सॉफ्टवेयर से कोई मतलब ही नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की हम बात कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात हो सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। डेटा की बात होगी क्या, डेटा नहीं। वायरसेस की बात होगी क्या, नहीं। अब आइए, जब ये तीनों नहीं है तो आगे आप चौथा वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए फिर भी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट आर नो लॉन्गर इन यूज, यानी वो डिवाइसेस जो आप यूज नहीं करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज व्हाट, ई वेस्ट। नेक्स्ट छठा क्या कहता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट कैन बी यूज टू सेलेक्ट अ कॉलम नेम, यानी कॉलम का नाम ही दे दिया है कॉलम नेम, राइट। जैसे कि रोल एक कॉलम का नाम होता है, नेम एक कॉलम का नाम होता है, मार्क्स एक कॉलम का नाम होता है, वैसे कॉलम नेम ही नाम दे दिया है। और डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट डीएफ, यानी कि डीएफ मान लीजिए मेरा डेटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है और इसमें से मुझे कोई एक पार्टिकुलर कॉलम की वैल्यूज को निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो डीएफ गेट कॉलम नहीं होता है, सेलेक्ट नहीं होता है, ब्रैकेट ये वाला कभी यूज नहीं होता है। तो जब ये तीनों यूज नहीं होता है तो कौन सा यूज होगा? चौथा वाला यूज होगा, डीएफ। और सिग्नल कोट्स में हम क्या लिखते हैं? उस कॉलम का नाम लिखते हैं। सो 6 का आंसर क्या होगा? बी। नाउ 7th क्वेश्चन क्या कहता है? बाय डिफॉल्ट द प्लॉट फंक्शन ऑफ मैटप्लॉटलिब ड्रॉज अ डैश प्लॉट, यानी कि मैटप्लॉटलिब आप जानते हैं, ये लिखते हैं ना। मैटप्लॉटलिब क्या? एक लाइब्रेरी है, एक पैकेज है। तो हम क्या लिखते हैं? इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज plt, ठीक है। तो मैटप्लॉटलिब जो हम लिखते हैं वो कहता है क्या कि जब आप इसके अंदर के प्लॉट फंक्शन को यूज करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? plt.plot लिखते हैं, plt.plot लिखते हैं, राइट। तो ये बाय डिफॉल्ट कौन सा जो है वो चार्ट बनाता है? हिस्टोग्राम बनाता है, कॉलम चार्ट बनाता है, बार चार्ट बनाता है, या लाइन चार्ट बनाता है? देखो, तो हिस्टोग्राम के लिए हिस्ट फंक्शन होता है, HIST। कॉलम चार्ट नाम का कोई चीज होता ही नहीं है। बार चार्ट के लिए हम बार ही यूज करते हैं, ये वर्टिकल बार क्रिएट करता है, और एक फंक्शन होता है बार H जो हॉरिजॉन्टल बार क्रिएट करता है। तो ये भी नहीं होगा। तो जब तीनों नहीं होगा तो ऑब्वियसली कौन सा होगा? लाइन। यानी कि जब हम मैटप्लॉटलिब के जरिए मतलब मैटप्लॉटलिब के जरिए हम प्लॉट फंक्शन को कॉल करते हैं तो उस समय जो बाय डिफॉल्ट जो ड्राइंग होती है, यानी बाय डिफॉल्ट जो हमारा चार्ट बनता है वो होता है कौन सा? लाइन चार्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, यानी कि जो स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। कहता है इन एसक्यूएल में द हैविंग क्लॉज इज यूज्ड टू अप्लाई फिल्टर ऑन ग्रुप्स फॉर्म्ड बाय द ग्रुप बाय क्लॉज। ये बिल्कुल ट्रू है। देखिए एक चीज देखिए, जब हम सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं तो डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो डेटा पे कंडीशन लगाने के लिए दो चीजें होती है, एक होता है वेयर और एक होता है हैविंग। सॉरी, एक क्या होता है? एक होता है वेयर और दूसरा होता है हैविंग। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखिए, वेयर भी कंडीशन इंप्लीमेंट करता है, यानी दोनों के दोनों जो है वो कंडीशन ही इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। दोनों के दोनों क्या करते हैं? कंडीशन ही इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन वेयर जो होता है वो सिंगल रो पे क्या करता है? कंडीशन को इंप्लीमेंट करता है, एक बार में एक रो पे, एक बार में एक रो पे, एक बार में एक रो पे। लेकिन जबकि हैविंग क्या करता है? ग्रुप ऑफ रोज पे, यानी कि मल्टीपल रोज पे, ग्रुप ऑफ रोज में क्या करता है? ये कंडीशन को इंप्लीमेंट करने का काम करता है। जैसे सारे मैनेजर्स पे, सारे असिस्टेंट मैनेजर्स पे, सारे क्लर्क्स पे, सारे क्लास 12th के आईपी स्टूडेंट्स पे, सारे क्लास 12th के 11th के आईपी स्टूडेंट्स पे, तो एक साथ ग्रुपिंग बनी, उन ग्रुपिंग पे कोई कंडीशन डालना है तो आप क्या करेंगे? हैविंग क्लॉज को यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following Python statements is used to import data from a CSV file into a pandas data frame? Note PD is an alias for pandas। देखो alias का मतलब क्या होता है? जब आप यहाँ लिखते हैं ना import what pandas as PD, तो यही PD जो है वो क्या कहलाता है? alias कहलाता है। This PD is called what? alias। alias का मतलब होता है दूसरा नाम। जैसे यूजुअली हर किसी के घर का एक नाम होता है, ठीक है, तो वैसे ही आपके घर का कोई ना कोई छोटा सा शॉर्ट नेम होगा, वैसे ही हमने यहाँ पांडास को एक छोटा सा नाम दे दिया पीडी, क्योंकि अब हम हर जगह पीडी पीडी यूज करेंगे ना कि पांडास 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 यूज करेंगे। तो क्या कहता है कि आप बताइए इसमें से अगर आपको कोई सीएसवी फाइल को इंपोर्ट करना हो तो आप कौन सा यूज करेंगे? तो ओपन करना था क्या, रीड करना था, लोड करना था क्या, इंपोर्ट करना था क्या? ये चार आपके पास ऑप्शन दिया। देखिए चारों कितने मिलते जुलते ऑप्शन है। तो याद रखिएगा जब भी कभी हमको पांडास के ऑब्जेक्ट को रीड करना है तो हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं रीड सीएसवी फंक्शन। रीड सीएसवी मतलब सीएसवी फाइल को हम क्या करते हैं? रीड करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है और आगे का एक्शन क्या करते हैं? परफॉर्म करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? व्हाट इज प्लैगियरिज्म? देखिए प्लैगियरिज्म आज के टाइम में ना एक ऑफेंस है, गुनाह है, ठीक है। और हाल ही फिलहाल में दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक वाइस चांसलर को बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ गई थी इस प्लैगियरिज्म के चक्कर में। तो प्लैगियरिज्म क्या कहता है कि मान लीजिए मेरा कंटेंट, जैसे ये वीडियो मेरी है तो मैं इसका ओनर हूं, ये वीडियो अगर मेरी है तो आई एम द ओनर ऑफ दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल, मान लीजिए आपके पास एक यूट्यूब चैनल है, उस पर लगा देते हैं और कहते हैं ये मेरी वीडियो है, ये मैंने बनाई है, ठीक है, और उससे कुछ बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट ले लेते हैं, तो आपने जो किया है वो गलत किया है। गलत किया है तो आपको क्या होगा? सजा मिलेगी। इसका मतलब किसी भी तरह का कोई भी ऐसी चीज जो ऑनलाइन है, जो कंप्यूटर्स पे है
और चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में है, जैसे बुक है, मैंने बुक लिखी है, उसके ऊपर टाइटल का नाम मिटा के आप अपना नाम लिख दीजिए कि मैंने ये बुक लिखी है। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर डूइंग प्लेगरिज्म। तो प्लेगरिज्म का मतलब होता है यूजिंग कॉपीराइटेड मटेरियल विदाउट गिविंग प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट टू द सोर्स। यस, दिस इज द राइट आंसर। मतलब बुक जो है वो मेरा कॉपीराइट है, कॉपीराइट का सिंबल सी होता है। कॉपीराइट का मतलब है, जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आनंद कुमार को जो है कॉपीराइट मिला है बुक की, ठीक है। आप सबको पता ही होगा कि कंप्यूटर साइंस की मेरी बुक आ चुकी है क्लास 12 की, और क्लास 11th की तो बस आने ही वाली है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप देख रहे हो तब तक आ भी जाए। तो क्लास 12 की भी बुक आ चुकी है, क्लास 11th की बुक सीएस की आ चुकी है। अब आईबी वाले बच्चे कहेंगे सर हमारे लिए भी निकाल दीजिए, तो आएगी, आईबी की भी आएगी, क्लास 12 की भी आएगी, और क्लास 11th की भी बुक डेफिनेटली आएगी, बट इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सीएस तो आ चुकी है। तो मैंने जब ये बुक बनाया तो मैंने इस बुक की कॉपीराइट ली। इसका मतलब कॉपीराइट लेने का मतलब क्या होगा कि ये मेरी बुक है, मैं इसका ओनर हूं, मैंने इसे लिखा है, तो इसका सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन यानी इसे यूज कौन करेगा वो मैं डिफाइन करूंगा। अगर कोई दूसरा करेगा तो मैं उस पर इंडियन लॉ के हिसाब से कुछ में केस मुकदमे कर सकता हूं, उससे अपनी रिकवरी भी करा सकता हूं, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो प्लेगरिज्म क्या होता है कि किसी भी ऐसे मटेरियल को जो कॉपीराइट है, ठीक है, कोई भी गाना कॉपीराइट होता है, कोई भी मूवी कॉपीराइट होती है, कोई भी बुक कॉपीराइट होती है, कोई भी चीज जो कॉपीराइट है आप उसको बिना या तो यूज नहीं कर सकते हैं, या यूज कर रहे हैं तो आप एक्नॉलेजमेंट दीजिए, ठीक है, कि ये वाली चीज मैंने इन चैनल से उठाई है, ये वाली चीज मैंने इस बुक से उठाई है। दैट इज कॉल्ड प्लेगरिज्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स, सेलेक्ट काउंट स्टार। काउंट स्टार सबसे पहले क्या होता है ये देखिए। काउंट स्टार जो है ये एक फंक्शन है, और ये कहलाता है एक एग्रीगेट फंक्शन। क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन का मतलब होता है वैसे फंक्शन जो मल्टीपल रोज पे एक साथ काम करते हैं। मल्टीपल रोज पे जो फंक्शन एक साथ काम करते हैं उसको हम लोग कहते हैं एग्रीगेट फंक्शन। जैसे सम फंक्शन, सम फंक्शन जो होता है वो सारे के सारे वैल्यूज को उस कॉलम में जितने सारे रोज होंगे सबके वैल्यू को क्या कर देगा? सम कर देगा। तो एक पे काम किया नहीं। वैसे ही मैक्स फंक्शन सबसे बड़ी वैल्यू निकाल के देगा, मिन फंक्शन सबसे छोटी वैल्यू निकाल के देगा। तो क्या मैक्स सिर्फ एक रो को देख के बता देगा हाँ ये मैक्स है, सिर्फ एक रो को देख के बता देगा ये मीन है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब सब मल्टीपल रोज पे काम करने होते हैं। तो जो फंक्शन मल्टीपल रोज पे काम करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट फंक्शंस कहते हैं, या हम इसको मल्टी लाइन फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि मल्टीपल लाइंस पे काम करता है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? मल्टी लाइन फंक्शन भी कह सकते हैं। तो फंक्शंस को बेसिकली दो पार्ट में बनाया गया है। एक होता है वो फंक्शन जो एक रो पे काम करते हैं, यानी सिंगल लाइन फंक्शन। जैसे आप बहुत सारे स्ट्रिंग के फंक्शन करते हैं, डेट एंड टाइम के फंक्शन करते हैं, स्टैटिस्टिकल फंक्शन करते हैं, मैथ फंक्शन करते हैं। ये सब क्या है? सिंगल लाइन फंक्शन है, एक लाइन में काम करते हैं, यानी कि एक बार में एक लाइन पे काम करेंगे। दूसरा फंक्शन होता है मल्टी लाइन फंक्शन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एग्रीगेट फंक्शन कहते हैं, जो मल्टीपल रोज पे, लाइंस मतलब क्या हुआ? मल्टीपल रोज पे काम करते हैं। तो अब देखिए ये क्या कहता है। वैसे काउंट स्टार भी क्या है? एग्रीगेट फंक्शन है। फंक्शन प्रोवाइड्स द टोटल नंबर ऑफ, तो ये क्या करता है? काउंट स्टार जो होता है टोटल नंबर ऑफ रोज को हमको देता है कि टोटल कितने रोज हैं, ठीक है। यानी कि आपके इसके लिए आप क्या लिखेंगे? सेलेक्ट काउंट स्टार, ठीक है, और फिर क्या लिखेंगे? फ्रॉम, और हम यहाँ लिखेंगे फिर टेबल का नाम। जैसे मान लीजिए एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय से ये क्या करेगा? टोटल नंबर ऑफ रोज को ये क्या करेगा? निकाल के आपको दे देगा, और ये MySQL का प्रॉम्प्ट हो गया, राइट। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से क्या पूछता? Which function gives the cardinality of a table? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कार्डिनलिटी क्या होती है। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रोज। अब देखिए क्वेश्चन, अगर आपको कार्डिनलिटी नहीं पता तो आप आंसर नहीं बता पाएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ रोज को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डिनलिटी कहते हैं। तो कहता है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो किसी भी टेबल का कार्डिनलिटी देता है? आंसर विल बी काउंट स्टार, ठीक है बच्चा। तो क्वेश्चन अगर आपको उसके सारे तथ्य, किसी भी क्वेश्चन के सारे फैक्ट्स पता है ना, तो आप आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार होते हो। इसलिए हम सिर्फ आंसर्स नहीं कर रहे हैं, उससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन और क्या हो सकते हैं वो भी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इन विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजीज। अब सबसे पहले क्वेश्चन है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। तो टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट। टोपोलॉजी का क्या मतलब होता है? अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्किंग। मतलब मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए जहां आपको नेटवर्किंग करना है, तो ऐसे ही तार उठा के जोड़ना थोड़ा शुरू कर दीजिएगा। आप सोचिएगा कि कौन सा टोपोलॉजी हम यूज करेंगे, यानी कि ब्लूप्रिंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? आर्किटेक्चर से क्या कराते हैं? हम घर का डिजाइन कराते हैं कि यहाँ पे हमारा मेन जो है वो लिविंग रूम होगा, यहाँ पे हमारा बाथरूम होगा, यहाँ पे हमारा किचन होगा, है ना। तो इस तरीके से हम पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसमें हम चेंजेस कर पाते हैं अपनी सुविधा के मुताबिक, और तब जाके हम फाइनल प्रिंटिंग कह रहे हैं, फाइनल हम कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो वैसे ही नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब होता है कि आप कोई भी नेटवर्किंग जब करने जा रहे हैं तो आप कौन सी तरीके को यूज कर रहे हैं। तो बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजी होते हैं, जैसे यहाँ कुछ लिखा हुआ है, स्टार, बस, ट्री और मेस।
और बहुत सारे टोपोलॉजीज होते हैं। तो कहता है क्या इसमें कि इन विच ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्ट टू अ सेंट्रल पॉइंट। तो देखिए सेंट्रल पॉइंट का मतलब आंसर होगा स्टार। स्टार का मतलब क्यों होता है, क्यों स्टार ही होगा, क्योंकि एक सर्वर होता है हमारे पास, ठीक है। स्टार टोपोलॉजी में क्या किया जाता है, एक सर्वर बनाया जाता है और इस सर्वर से ही सारे नोड्स को क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है। तो ये किसका शेप फॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके से क्या होता है, एक स्टार होता है ना कि स्टार। तो सेंट्रल पॉइंट से सारे नोड कनेक्ट होते हैं और जितने भी हमारी बैंकिंग सिस्टम्स हैं आज के टाइम में, जितने भी बैंक्स हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 99% ऑर्गेनाइजेशन इसी पैटर्न पे काम करते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टार टोपोलॉजी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इन द pandas डेटा फ्रेम इफ द टेल फंक्शन इज यूज्ड विदाउट स्पेसिफाइंग द ऑप्शनल आर्गुमेंट इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ रोज टू डिस्प्ले। यानी कहता है कि अगर पांडास के डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में अगर टेल फंक्शन को हम ये ना बताएं कि कितने रोज को निकालना है, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ रोज डिस्प्ले, तो वो कितना नंबर ऑफ रोज को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। अगर डेटा फ्रेम में हमारे टोटल 10 डेटा है, यानी 10 रो है, तो देखिए एक होता है हेड फंक्शन। हेड फंक्शन जो होता है वो टॉप से रोज को निकालता है डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में से, और एक होता है टेल। ऑब्वियसली हेड मतलब सर होता है ना, तो सर मतलब ऊपर से, टेल मतलब क्या होता है, पूछ, तो नीचे से। तो मतलब क्या हुआ कि हेड फंक्शन और टेल फंक्शन ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये अब यानी ऊपर से करता है, ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आता है, और ये क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अगर आप इसमें 10 लिखेंगे तो ये 10 देगा, 5 लिखेंगे 5 देगा, 8 लिखेंगे 8 देगा। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखेंगे तो या तो हेड फंक्शन हो या तो टेल फंक्शन हो, दोनों को दोनों बाय डिफॉल्ट 5 रोज आपको क्या करते हैं, निकाल के देते हैं। सो द राइट आंसर इज व्हाट, 13th का डी। नाउ 14th क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ साइबर क्राइम दैट इन्वॉल्व। साइबर क्राइम मतलब वैसा कोई भी क्राइम जो इंटरनेट बेस्ड हो, जो वैसा कोई भी क्राइम जो डिजिटल डिवाइस बेस्ड हो, क्या कहलाता है, साइबर क्राइम कहलाता है। दैट इन्वॉल्व सेंडिंग फ्रॉडेंट ईमेल्स टू डिसीव इंडिविजुअल्स इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। यानी कि जिसमें आप मेल आपको आता है और आपको फंसाया जाता है। तो मेल आता है तो क्या किया जाता है, आपको फंसाया जाता है, मुबारक हो आप 1 करोड़ रुपए जीत गए हैं, अपने इस 1 करोड़ रुपए को क्लेम करने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिए, फिर आपको 1 करोड़ नहीं आपको ही देना पड़ जाएगा, है ना। अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा सेंसिटिव है, उसमें अच्छे इन्फॉर्मेशन है, डाटा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको मुसीबत हो जाएगी। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, फिशिंग। फिशिंग का मतलब होता है, फिश मतलब हम लोग मछली जानते हैं, हम लोग बचपन में या फिर आपके पापा या यूजुअली मछली मारते थे ना जाके, तो मछली मारने वाला काम अब ये हो गया है कि आप फंसाइए लोगों को मेल भेज के कि हाँ आप 1 करोड़ जीत गए, आप 10,000 जीत गए, अपना क्लेम कीजिए, पैसा इस लिंक पे क्लिक कीजिए। दैट इज कॉल्ड व्हाट, फिशिंग, ठीक है। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग ये भी जान जाइए। हैकिंग क्या होता है, हैकिंग मतलब किसी डिवाइस को आपने कंट्रोल कर लिया, वो लॉक हो गया है डिवाइस, ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हैकिंग। अब आप क्या करेंगे, जब आपने डिवाइस को लॉक कर लिया है, तो हैक कर लिया, तो आप उसमें से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड हैकिंग। साइबर बुलिंग मतलब बुली करना, जैसे कि आप आपके स्कूल में आप किसी को बुली करते होंगे, कीजिएगा नहीं करना चाहिए, लेकिन यूजुअली आप बच्चे हैं तो कर सकते हैं। तो बुली का मतलब क्या होता है, किसी को खींचना, है ना, किसी को परेशान करना। तो साइबर बुलिंग मतलब इंटरनेट के माध्यम से आप किसी को क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, राइट। और स्टॉकिंग मतलब स्टॉक करते हैं ना आप, स्टॉक करना मतलब क्या हुआ, किसी का पूरा सुबह से लेकर शाम तक का जो है दिनचर्या पता करके रखना है, क्या कितने बजे मतलब ट्यूशन के लिए, कितने बजे स्कूल के लिए, मतलब आपने किसी की बिल्कुल दिनचर्या को पता कर लिया, कौन उसके फ्रेंड्स है कौन नहीं है ना, स्टॉक। तो चलिए 14th क्वेश्चन हो गया। तो आंसर क्या था 14th क्वेश्चन का, दैट राइट आंसर इज फिशिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, व्हाइल क्रिएटिंग अ सीरीज यूजिंग अ डिक्शनरी, राइट। जब आप एक सीरीज ऑब्जेक्ट बनाते हो, किसका यूज करके, डिक्शनरी का यूज करके, द कीज ऑफ द डिक्शनरी बिकम, तो जो डिक्शनरी के कीज होते हैं वो क्या बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, डिक्शनरी के कीज हमेशा जो बनेंगे वो क्या बनाएंगे, वैल्यूज बनेंगे, ना 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 ना, कीज वैल्यू नहीं बनते हैं। देखिए डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी वो होता है जो की और वैल्यू के पेयर में होता है, तो की कभी वैल्यू थोड़ी ना बन सकता है, तो ये खत्म हो गया। डेटा टाइप तो डिफाइन ही नहीं कर रहे हैं, सीरीज का नाम तो हम खुद देते हैं, बचता कौन है, इंडिसेस, यानी कि कॉलम्स। इंडिसेस मतलब कॉलम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, मैच द फॉलोइंग एसक्यूएल फंक्शंस क्लॉज विद देयर डिस्क्रिप्शन। यानी कि ये सारे फंक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है, 1 2 3 4। देखिए इसमें फिर से आपको मैक्स फंक्शन दे दिया ना, तो क्या फायदा हुआ उधर जब मैंने आपको मैक्स समझाया, आपको पता चल गया कि मैक्स फंक्शन क्या करता है। तो ये रहा बी, रिटर्न्स द मैक्सिमम वैल्यू इन अ कॉलम। तो पी का क्या होगा, पी का 2 होगा, तो पी का 2 यानी ये है और ये है, अब ये दोनों तो छट गए,
है ना। अब हमको इन दोनों में ही देखना है। फिर सब स्ट्रिंग क्या करता है, सब स्ट्रिंग मतलब अभी भी हम थोड़ा देर पहले पढ़ा था, किसी बड़े स्ट्रिंग में से कोई छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करना स्लाइसिंग कहलाता है। तो वही काम हम किसके जरिए करते हैं, सब स्ट्रिंग के जरिए करते हैं। तो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट पोर्शन ऑफ अ स्ट्रिंग, यानी 4 होगा। तो P का 2 ये भी सही था, ये भी सही था, Q का 4 ये भी सही, ये भी सही है। आगे देखते हैं फिर इन स्ट्रिंग क्या करता है। तो इन स्ट्रिंग जो करता है, क्या करता है, तो फाइंड्स द पोजीशन ऑफ अ सब स्ट्रिंग इन अ स्ट्रिंग, यानी कि किसी बड़े स्ट्रिंग में कोई छोटा सा स्ट्रिंग किस पोजीशन पे आया हुआ है, ये कौन बताता है, इन स्ट्रिंग बताता है। तो क्या होगा, आर का क्या होगा, 1 होगा, तो आर का 3। तो राइट आंसर इज व्हाट, बी। अगर आप चाहें तो लास्ट वाला ही मैच कर सकते हैं। ऑर्डर बाय क्या करता है, तो अभी मैंने थोड़ा देर पहले ऑर्डर बाय क्लॉज बताया था, शॉर्ट्स द डेटा बेस्ड ऑन अ कॉलम, यानी कि डेटा को शॉर्ट करता है बेस्ड ऑन अ कॉलम, तो ये 3 होगा। सो बी इज द राइट आंसर। तो देखिए मैक्स भी पूरा पिछले डिस्क्रिप्शन से आपने उठा लिया है ना, ऑर्डर बाय भी आपने पिछले डिस्क्रिप्शन से उठा लिया। तो मतलब हमें सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि राइट आंसर क्या है, ये तो आप अपना मार्किंग स्कीम भी उठा के देख सकते थे। हमें इससे रिलेटेड चीजों को भी पढ़ना होता है। नाउ 17th क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। बूलियन इंडेक्सिंग इन पांडास डेटा फ्रेम कैन बी यूज्ड फॉर, यानी बूलियन इंडेक्सिंग को हम यूज क्यों करते हैं। देखिए बूलियन जो होता है यूजुअली एक डेटा टाइप होता है, ठीक है। वैसे बूलियन का मतलब ही होता है ट्रू और फॉल्स। बूलियन इज ऑलवेज व्हाट, ट्रू और फॉल्स। बूलियन हमेशा इन्हीं दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करता है। तो कहता है कि बूलियन इंडेक्सिंग जो पांडास में होता है वो किस लिए यूज किया जाता है, नया डेटा फ्रेम को जो है वो बनाने के लिए, बिल्कुल नहीं। बूलियन इंडेक्सिंग को यूज किया गया है। इंडेक्स मतलब समझते हैं, जैसे इंडेक्स कोई भी एलिमेंट होता है, जैसे मान लीजिए हमने दिया 10, 20, 30, 40, तो इसकी इंडेक्सिंग 0 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है, इसकी 3 होती है। तो इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। तो वही क्या डेटा फ्रेम का आप क्रिएट करते हैं डेटा फ्रेम को, बिल्कुल नहीं करते हैं। दूसरा सॉर्ट करते हैं क्या, नहीं। ज्वाइन करते हैं क्या, नहीं। डी इज द राइट आंसर। देन फिल्टर करते हैं, हाँ बिल्कुल। मान लीजिए मैं कहूँ कि मुझे एक नंबर मतलब 1 इंडेक्स का जो है वो वैल्यू दीजिए, तो मुझे 20 मिलेगा। तो हमने क्या किया, फिल्टर किया। फिल्टर मतलब एक्सट्रैक्ट करना, राइट। सो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, क्या कहता है, विच मैट प्लॉट लिब प्लॉट इज बेस्ट सुटेड टू रिप्रेजेंट चेंजेस इन डेटा ओवर टाइम। यानी ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा बार चार्ट, मतलब कौन सा ऐसा चार्ट है, नॉर्मली आप कह सकते हैं कौन सा ऐसा चार्ट है या कौन सा ऐसा ग्राफ है, ठीक है, जो चेंजेस को टाइम के साथ अच्छे से डिस्प्ले कर पाता है। तो देखिए अगर हम कॉलम चार्ट बनाएंगे तो हमें क्या पता चला, ये 2023 का है मान लो डेटा, ये 2024 का डेटा है, राइट। तो 2023 का अगर ये डेटा है और ये 2024 का डेटा है, तो 2023 से 24 में मान लीजिए 15 था और ये 20 था, तो कहां पता चला आपको, पूरे एक साल बाद पता चला कि 5 का डिफरेंस है। तो दैट मीन्स कि हमारा कॉलम चार्ट या यूं कहिए जो हमारा बार चार्ट है ये काम नहीं करेगा, ना ही हिस्टोग्राम। अच्छा हिस्टोग्राम में और बार चार्ट में क्या फर्क है, बस ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, तो हिस्टोग्राम बन जाएंगे। दोनों तो अलग अलग है तो बार चार्ट बन जाएगा। हमारे पास जो सबसे अच्छा, यानी कि देखो हिस्टोग्राम और बार चार्ट तो होगा ही नहीं, तो बचता है लाइन प्लॉट। क्यों, जैसे लाइन प्लॉट कैसे होता है, लाइन चार्ट कैसे होता है, ऐसे होता है। तो ये हर एक वक्त पे बता रहा है ये ऊपर जा रहा है या ये नीचे आ रहा है, फिर ये ऊपर गया या नीचे आया, हर वक्त का आपको आइडिया होता है, राइट। सो ये वो होता है चार्ट या ग्राफ जो क्या होता है, बेस्ट सूटेड होता है किस लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए डेटा चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग डेटा जो आपका चेंज होता है वो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, क्या कहता है, विच टाइप ऑफ नेटवर्क कवर्स अ स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया, यानी कि कौन सा नेटवर्क जो होता है वो स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है, लाइक सिंगल ऑफिस, यानी सिंगल ऑफिस हो या बिल्डिंग हो या स्कूल कैंपस हो। तो उसके लिए जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, लैन। लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि नेटवर्क का एक ऐसा रेंज, यानी देखो ये जो लैन पैन मैन वैन है ना, ये क्या होता है, बेस्ड ऑन होता है जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड, यानी कि कोई भी नेटवर्क जो है वो कितना बड़ा जो है एरिया को कवर करता है उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो क्या होता है, हमारा बांटा गया है। सबसे पहले पैन है, उसके बाद क्या है, दूसरा में लैन है, तीसरा में क्या है, मैन है, और चौथा में क्या है, वैन है। ये चार होते हैं, ठीक है। पैन सबसे छोटा होता है, दो कंप्यूटर्स, 3 कंप्यूटर्स या 2 डिवाइसेस के बीच में, ठीक है। पर्सनल एरिया नेटवर्क, यानी कि मैक्सिमम रेंज 10 मीटर बहुत है, जैसे एक रिमोट से एक टीवी, एक मोबाइल से आप दूसरे मोबाइल में डेटा भेज रहे हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लैन, उसके बाद पैन के बाद क्या आता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, एक बिल्डिंग, एक ऑफिस, ठीक है, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी। उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया मतलब आपको पूरे सिटी का नेटवर्क, ठीक है, जो आपका सिटी केबल होता है, यानी कि जो आप केबल टीवी देखते हैं आजकल, तो खैर D2H आ गया, पहले केबल टीवी होता था, तो पूरे एक सिटी का जो केबल होता था उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यही है हमारा इंटरनेट जो पूरे ग्लोब तक फैला हुआ है।
तो इसमें सबसे छोटा कौन होता है? देखो बहुत सारे क्वेश्चन निकल रहे हैं, सबसे छोटा कौन सा होता है? तो पैन होता है, डेडिकेटेड 2 डिवाइसेस के बीच में होता है। और सबसे बड़ा कौन होता है? वैन होता है। तो वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि इसी को हम इंटरनेट भी कहते हैं, ये ओवर द ग्लोब फैला रहता है, पूरी दुनिया में ये है। मैन पूरे एक सिटी के लिए होता है, लैंड एक ऑफिस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, एक आपके कॉलेज के लिए, आपके स्कूल में जो सारे कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया गया, बट दैट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? लैंड, राइट? तो 19 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 और 21, ये असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए थोड़ी सी आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। दोनों, क्योंकि 2 स्टेटमेंट होते हैं और 4 आंसर होते हैं, और इस 4 आंसर में से कौन सा आंसर होगा? तो बेस्ड ऑन दिस क्या लिखा हुआ है, कहता है कि आंसर ए आप कब करेंगे? जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, ठीक है? और जो है वो, सॉरी पहले इसको पूरा कर लें कि जब आप आंसर ए कब देंगे? जब आपका असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन जो है वो असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन करता है, ठीक है? यानी रीजन इज क्लियरली एक्सप्लेनिंग असर्शन। जबकि दूसरा क्या होता है कि यहां पे भी क्या है, यहां पे भी असर्शन और रीजन तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो असर्शन को फुल्ली एक्सप्लेन नहीं करता, या उससे कोई रिलेटेड ही नहीं है। तीसरा क्या है? असर्शन जो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। और चौथा क्या है? असर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है। तो मतलब दोनों स्टेटमेंट पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। क्या कहता है क्वेश्चन? असर्शन क्या कहता है? वी कैन ऐड न्यू कॉलम टू एन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। बिल्कुल सही बात है, हम तो नया कॉलम ऐड कर सकते हैं डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट पे, बिल्कुल ट्रू है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बिल्कुल ट्रू है, राइट? तो रीजन क्या कहता है? डेटा फ्रेम्स आर साइज म्यूटेबल, यानी कि डेटा फ्रेम्स जो होते हैं वो साइज म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल मतलब आप किसी भी तरह का चेंज कर सकते हैं, तो साइज म्यूटेबल मतलब साइज को बढ़ा सकते हैं, साइज को घटा सकते हैं, बिल्कुल सही बात। दोनों के दोनों सही है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ऑब्वियसली बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो एक्सप्लेनेशन अच्छा है, सही है असर्शन का। क्यों? क्योंकि ये क्या है? म्यूटेबल है, तभी तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, डेटा फ्रेम में कॉलम्स को, नए कॉलम्स को ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है इसमें असर्शन? इन एसक्यूएल इंसर्ट इनटू इज अ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, डीडीएल कमांड। भैया ये गलत है, दिस इज फॉल्स। क्यों? कमांड्स को 3 पार्ट्स में बांटा गया है, डीडीएल कमांड्स, डीएमएल कमांड्स और टीसीएल या डीसीएल कमांड्स। कहीं कहीं अब टीसीएल को अलग कर दिया है, टीसीएल को अलग कर दिया है, कोई बात नहीं, बेसिकली यही 3 मान के चलेंगे हम। डीडीएल का मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी वो कमांड्स जो डेटा को डिफाइन करने से रिलेटेड होते हैं, जैसे क्रिएट टेबल कमांड हुआ, ठीक है, डेटा टेबल को क्रिएट करने के लिए, ड्रॉप कमांड हुआ टेबल को डिलीट कर देने के लिए, ऑल्टर कमांड हुआ किसी भी तरह के कमांड में चेंजेस करने के लिए, राइट? डीएमएल मतलब डेटा मैनिपुलेशन कमांड, डेटा को मैनिपुलेट करना है। तो जितना भी इंसर्ट ऑपरेशन होता है, इंसर्ट करना, अपडेट करना, ठीक है, डिलीट करना, इवन इसी में सेलेक्ट आता है कि डेटा को आप क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा को आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सेलेक्ट को एक अलग ही नाम से अब बताने जाने लगा है, वो है डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। कोई बात नहीं, अगर सेलेक्ट डीक्यूएल के साथ आए तो वहां दे दीजिएगा, अगर सेलेक्ट में डीक्यूएल नहीं है तो डीएमएल में आ जाएगा, ठीक है? तो खुद देखिए। और टीसीएल और डीसीएल में क्या होता है? ग्रांट कमांड होते हैं, ठीक है, रिवोक कमांड होता है, रिवोक है ना, कमिट होता है और रोल बैक होता है। तो ये सारे आपको 2-2 कमांड्स हर में से याद कर लेने चाहिए मिनिमम, ठीक है? अब क्या होता है, देखो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में अब लोगों ने ये बता दिया कि ये ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, और डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जो है वो ग्रांट और रिवोक है। तो ठीक है, ऐसे भी याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रॉडली ये 3 पार्ट्स होते हैं। गॉट इट बच्चा? तो अब खुद देख लीजिए ना, इतना कुछ बताने के बाद आपको पता ही चल गया होगा इंसर्ट इनटू कमांड के डीडीएल कमांड है। नहीं भैया, इंसर्ट कमांड जो है वो डीएमएल कमांड है, तो ये गलत हो गया। तो अगर असर्शन गलत हो गया ना, तो आपको आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि असर्शन इज फॉल्स से रिलेटेड एक ही है। यहाँ पे देखिए, ये असर्शन इज, यहाँ पे भी ट्रू था असर्शन, यहाँ पे भी असर्शन ट्रू था, लेकिन फॉल्स सिर्फ एक ही जगह है, वो है डी में। तो आगे हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सीधे आंसर दे देंगे डी, राइट बच्चा? सो दिस वाज टोटल 21 एमसीक्यूज, राइट? और एग्जाम में जाने से पहले आपको कम से कम 5 सैंपल पेपर जरूर कर लेने होते हैं, एटलीस्ट। तो ये था सैंपल पेपर 2024-25 के लिए जो सीबीएसई ने दिया है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का सेक्शन ए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई। तो आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।